नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जुडिशरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज करने जा रहे हैं। यूपी जुडिशरी को फोकस करेगी। यूपी के अलावा अगर आप हरियाणा, दिल्ली जैसे जुडिशियल सर्विसेज, हिमाचल जैसे जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीरीज़ वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप कोई भी जुडिशरी रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स का एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज़ केस लॉस के साथ चलेगी, तो जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिट्स एक ऐसा टर्म है, हम बहुत सुनते हैं, बहुत बार उसको हम देखते हैं। तो आज हम समझेंगे कि रिट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है और रिट्स जो हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे वेरी करती हैं। तो आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे बेल आइकन को, बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखें, जिससे कि जो भी इस तरह की वीडियो आपके लिए आएगी आपको नोटिफाई हो जाए। इसके अलावा आप हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आप इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिट्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं रिट्स होती क्या है। देखो, अगर हम रिट की बात करें तो हमने ब्रिटिश कोर्ट से कॉन्सेप्ट लिया है। तो ब्रिटिश लीगल, आप देखेंगे आपकी पूरी की जो जुडिशरी है वो ब्रिटिश लीगल जुडिशरी से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। इसके अलावा हमारे जो भी लॉज वगैरह हैं वो आपने देखा ही था, ब्रिटिशर्स लिख के गए थे। तो वहीं से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। अब यहीं पे हम टर्म देखेंगे रिट्स होती क्या है। देखो, रिट्स एक तरह की फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होती हैं जो एक पर्सन को ऑर्डर देती हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो लेटस से कि मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि आपको ये करना है या फिर ये नहीं करना, तो हो सकता है मुझे वो ऑर्डर को मैं रिटन में दूँ या फिर उस ऑर्डर को देने की मेरे पास अथॉरिटी है, तो उसको हम रिट कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही होगा, एक स्पेसिफिक एक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसी को हम रिट्स कहते हैं। जब ये रिट्स किसी लीगल अथॉरिटी से आती हैं या फिर जब ये ऑर्डर किसी लीगल अथॉरिटी से आते हैं तो हम इनको रिट्स के फॉर्म में मानते हैं। तो ये एक तरह से ड्राफ्ट्स होते हैं ऑर्डर्स के कोर्ट द्वारा, जो अपनी जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग और अपनी लीगल पावर के अकॉर्डिंग देते हैं। अभी आप कह सकते हैं कमांड है कोर्ट की टू अनदर पर्सन या फिर किसी अथॉरिटी को लॉ के अंडर कि आपको ये काम करना है या फिर ये काम नहीं करना। ये जुडिशियल पावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखेंगे कोर्ट जो फंक्शन करते हैं अक्रॉस द कंट्री वो इन्हीं रिट्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पे उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पावर वेस्टेड है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स के बारे में क्या कहता है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ओपनली बात करता है दो डिफरेंट कोर्ट्स की और उसी पे बात करता है वो रिट की। रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देता है पावर या फिर हाई कोर्ट को देता है पावर। याद रखिएगा, रिट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लोअर जुडिशरी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास नहीं है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 32 पे चलेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की। सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और आर्टिकल 32 जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। तो ये आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से आपके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में जो पावर्स हैं वो आपके राइट्स को एनफोर्स करने की पावर्स हैं। लेकिन अगर हम चलेंगे आर्टिकल 226 पे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी रिट्स को इशू करने की पावर है। आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, आप बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और लीगल मैटर में जाना है, आपको लगता है किसी और लीगल मैटर में आपको एनफोर्समेंट चाहिए, आप हाई कोर्ट से कुछ एनफोर्समेंट लाना चाहते हैं, हाई कोर्ट के थ्रू आप कोई ऑर्डर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 में एक रिट को इशू करा सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। देखो, 32 सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट जब आपका वायलेट होगा, उस फंडामेंटल राइट को आप एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के रिट्स हैं। वो रिट्स अभी हम डिटेल में देखेंगे कौन सी 5 तरह की रिट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट उन 5 तरह के रिट्स से आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकता है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 32 के अगर हम एक बेयर रीडिंग करें तो आर्टिकल 32 कहता है रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स में। अब ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आपको 5 तरह की रिट्स देगी। यहाँ पर रिट्स मेंशन है, हेबियस कॉर्पस की रिट, मैंडेमस की रिट, प्रोहिबिशन की रिट, क्वो वारंटो की रिट या सर्शरारी की रिट। जो भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगेगा वो उस तरह से रिट इशू कर देगा और जिसके भी अगेंस्ट वो रिट इशू करेगा उसको वो ऑर्डर या रिट मानना पड़ेगा। अब इसी तरह से जब हम 226 में हाई कोर्ट के पास जाते हैं
तो हाई कोर्ट में या तो आप फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट के लिए जा सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, आप हाई कोर्ट जाइए, अपनी फंडामेंटल राइट के रिट को इशू कराइए। अगर आपको लगता है नहीं फंडामेंटल राइट मेरा ब्रीच नहीं हुआ है, मेरा कोई लीगल राइट ब्रीच हुआ है, अदर देन फंडामेंटल राइट कुछ ब्रीच हुआ है, तो उस कैटेगरी में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सिटीजन जो हैं वो दोनों केसेस में हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 226 की बेयर रीडिंग करें तो वो यही कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट से अलग। यहाँ लिखा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को अलग रख दो, आर्टिकल 226 से आपके हाई कोर्ट्स के पास अलग से एक शक्ति है, अलग से एक पावर है। उसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, किसी पे के भी अगेंस्ट, यानी टेरिटरी के जो भी पर्सन हाई कोर्ट की उस टेरिटरी में आता है, मतलब बात करें हम दिल्ली हाई कोर्ट की तो दिल्ली हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन जहाँ तक लगता है, हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो उसका जुरिसडिक्शन जहाँ तक लगता है, तो ऐसे केसेस में हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्शरारी या एनी अदर पर्पस, यानी पार्ट 3 में तो आप इशू करेंगे ही करेंगे। अगर आपको लगता है पार्ट 3 के बाद कोई और पर्पस है, और वो पर्पस ऑब्वियसली क्या होगा, कोई लीगल पर्पस ही होगा, यानी कोई लीगल रिट इशू की जा सकती है। तो एक बार दोनों की पावर्स को मैच कर लेते हैं, हम दोनों की पावर्स में देख लेते हैं कि कौन से किसके पास ज़्यादा पावर है रिट्स को लेके। देखो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियरली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है किस किस सिनारियों में। देखो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होने के सिनेरियो में। जब आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स लेके आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट करेगा नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट फॉर अदर पर्पस। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन पूरी भारत की टेरिटरी में लगता है, हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन अपनी टेरिटरी में ही लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा एरियाज में, एरिया से मतलब है ज़्यादा टॉपिक्स पे या फिर ज़्यादा इन्फ्रिंजमेंट्स में रिट इशू करने की पावर है, लेकिन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास केवल 5 ही ऐसे क्लियर कट मेंशन्ड एरियाज हैं, क्लियर कट मेंशन्ड ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे वो रिट इशू कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि क्या अगर मैंने एक बार रिट फाइल कर दी हाई कोर्ट में, क्या मैं फिर से उस रिट को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ? तो ये की बड़ी कन्फ्यूजन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी रिट, मैंने पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दी, अब क्या मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ? देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक कोर्ट जाते हैं तो उसी के लिए आप दूसरे कोर्ट फिर से उस रिट को लेके नहीं जा सकते। यानी लेटर से आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को आपकी नल एंड वॉइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, अब आप हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते। देखो ये तो हायरार्की के अगेंस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर को डील कर लिया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया या फिर जो रिजेक्ट हो गई, अब आप उसको लेके हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, आपने एक बार हाई कोर्ट में, आपने एक कोर्ट में रिट को फाइल कर दिया, अब उस रिट को डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। ठीक है, तो अब सिटीजन दूसरे सेम सूट को लेके दूसरे कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि देखो इंडिया में एक रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। रेस जुडिकाटा क्या अभी हम समझते हैं, लेकिन अगर लेटर से आपने हाई कोर्ट में, पहले आप हायरार्की से चले, आपने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी, हाई कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, डिसीजन दिया आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, तो देखो ऑब्वियस ही बात है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही हायरार्की है। अगर आप अपने कोर्ट की हायरार्की देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों कोर्ट को हायरार्की में लगाया गया कि सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ये फॉलो हो। अब यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा कि इंडिया में, मैंने आपको बताया रेस जुडिकाटा जो है वो फॉलो होता है, वो कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है। तो ये रेस जुडिकाटा होता क्या है समझ लेते हैं। देखो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है, अगर हम देखें सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी के अकॉर्डिंग देखें तो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि मैटर जो ऑलरेडी जज किया जा चुका है, जिस पे ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, अब वो कहीं और नहीं जाया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पिटीशन को, कोर्ट कह रही है जो डिसमिस आपकी जो पिटीशन है ये इनवैलिड पिटीशन है, ये पिटीशन तो स्टैंड ही नहीं करती। तो फिर एक बार तो डिसीजन आ गया ना, तो यही है, मैटर हैज़ बीन ऑलरेडी जज्ड, मैटर ऑलरेडी जज किया जा चुका है, तो अब जो डिसीजन है कोर्ट का उसी को हम ट्रू मानेंगे। यानी अब इस केस में फ्रेश सूट जो है वो नहीं दिया जाएगा। फ्रेश टर्म है, देखो फ्रेश,
ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एक हाई कोर्ट से खुश नहीं है, हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन आप हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, फ्रेश पिटीशन फाइल कर रहे हैं। एक बार आपने क्या किया, देखो रिट में क्या होता है, हायरार्की अप्लाई नहीं होती, आप डायरेक्टली किसी भी कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप किसी और लीगल मैटर की मैं आपसे बात करूं, कोई मर्डर हुआ है, अब मर्डर के केस में केस पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाएगा हाई कोर्ट, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो कोई नहीं जा सकता, डायरेक्टली हाई कोर्ट कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ हायरार्की जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपने, क्योंकि यहाँ पे रिट की बात है, लीगल राइट के एनफोर्समेंट की बात है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर एक बार हाई कोर्ट से डिसमिस हो गए हो तो फ्रेश पिटीशन, नई पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे उसी मैटर पे। याद रखना, ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। इसी को कहते हैं कि रेस जुडिकाटा प्रो वर्टियाटे ऑक्यूपिटर, ठीक है। ये क्या है ऑक्यूपिटर, रेस जुडिकाटा प्रो वर्टियाटे ऑक्यूपिटर, ये एक लैटिन मैक्सिम है। वो ये कहता है कि जो भी डिसीजन आया कोर्ट का उसको हम सच मानेंगे और दोबारा से हम दूसरे कोर्ट नहीं जाएंगे फ्रेश डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो अगर एक बार दो पार्टीज के बीच में सूट एक कोर्ट कर चुका है फाइनल, हम नए कोर्ट नहीं जाएंगे उसको सेटल कराने। याद रखना, ये होता है रेस जुडिकाटा। अच्छा, कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमने टर्म पढ़ी, 5 तरह की टर्म है, हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, को वारंट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। अब हमें पता भी होना चाहिए भाई, ये टर्म्स हम पढ़ते रहते हैं, इसी तरह के टर्म्स पूछी भी जाती हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाती हैं, आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी शॉर्ट नोट में लिखने को आ जाती हैं कि हिबिस कॉर्पस से आपका क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हिबिस कॉर्पस। या फिर प्रीलिम्स में आ जाएगा हिबिस कॉर्पस, 4 केसेस दे देंगे और वो पूछेंगे आपसे कौन सा कि हिबिस कॉर्पस में फॉल करता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। 4 रिटें, हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, को वारंट ऑफ प्रोहिबिशन, जैसा ऑर्डर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब हमें पांचों टर्म्स समझने की जरूरत है। तो पहली रेट हमें करनी है हिबिस कॉर्पस की। देखो हिबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, लैटिन मैक्सिम है, ये कहता है कि लेट अस हैव द बॉडी और यू मे हैव द बॉडी। यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज्ड है, किसी को डिटेन किया हुआ है, ठीक है। डिटेंशन तो देखो पार्ट एंड पार्सल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है डिटेंशन के। लेकिन अगर ये डिटेंशन जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे केस में हिबिस कॉर्पस की रिट को इशू कराया जा सकता है। अब अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी स्टेक पे है तो कोर्ट पूछ सकता है कि वो पर्सन कहाँ है, उसे हमारे सामने लाओ, लेट अस हैव द बॉडी एंड यू मे हैव द बॉडी। इस तरह से मैक्सिम को आप यूज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेन पर्पस सिर्फ यही है कि अनलॉफुल डिटेंशन जो है इंडिविजुअल का, उसको ख़त्म करना है, उससे उसको रिलीफ दिलाना है। अगर किसी पर्सन को आपको प्रोटेक्ट करना है, उसका आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करना है, 21 प्रोटेक्ट करना है, 22 प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शन, मतलब स्टेट जो है किसी को उठा के जेल में डाल देता है और स्टेट के पास कोई पर्पस नहीं है उसको जेल में डालने का, या फिर डिटेंशन कर लिया गया है किसी का प्राइवेट भी। यहाँ पे देखिए हिबिस कॉर्पस में प्राइवेट डिटेंशन भी कई बार देखा गया है, कोर्ट प्राइवेट डिटेंशन पे भी रिस्पॉन्ड करता है। लेट अस से कोई 18+ पर्सन है, उसकी फैमिली ने उसको बंद कर दिया है और वो उसकी विल के अगेंस्ट है। अब उसकी आर्टिकल 19 फ्रीडम टू मूवमेंट इन्फ्रिंज हो रहा है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रहा है। सो ऑब्वियसली उस केस में हिबिस कॉर्पस कोर्ट वहाँ पे भी डिमांड कर सकता है। लेकिन यूजुअली हिबिस कॉर्पस के केसेस आपको बहुत ज़्यादा जेल के डिटेंशन या जेल लोगों के लिए, या ऐसे लोग जो कन्विक्ट्स हैं अभी, या फिर जिनका भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ वो जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो लीगल मैटर है वो भी कोर्ट के पास है और वो बहुत लंबे समय से बिना किसी कॉज के और बिना किसी रीज़न के वो लोग जेल में पड़े हुए हैं, ऐसे केस में उनके लिए हिबिस कॉर्पस इशू कराया जा सकता है। अब इससे क्या होगा, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा अनलॉफुल डिटेंशन से। ये इसकी मेन चीज़ें हैं। अब देखो रूल्स कुछ होने चाहिए, ऐसे कोर्ट क्यों किसी के लिए हिबिस कॉर्पस इशू करेगा। सबसे पहली चीज़ है कि वो पर्सन अनलॉफुल कस्टडी में होना चाहिए, मतलब कस्टडी लॉफुल नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब कोई पर्सन जेल में बंद है, अब उसको सज़ा मिली हुई और आप जाओ और बोलो हिबिस कॉर्पस में उस पर्सन के लिए फाइल कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। लॉफुल कस्टडी नहीं होनी चाहिए, याद रखना, लॉफुल डिटेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत पहला इंग्रेडिएंट है अनलॉफुल, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अनलॉफुल, अनलॉफुलनेस होनी ही चाहिए। अनदर थिंग, ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी इशू किया जा सकता है। लेटेस्ट से आपको लगता है कि थर्ड पर्सन कोई या सेकंड पर्सन या किसी ने किसी को जेल में बंद किया हुआ है, कोई एनजीओ है, उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर जेल में कुछ ऐसे लोग बंद हैं जो वहाँ बंद नहीं होने चाहिए, उनके अगेंस्ट अभी तक वो क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, वो अभी तक कन्विक्शन उनका प्रूव नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में वो सिर्फ एक्यूज्ड हैं, कन्विक्टेड नहीं है। ऐसे केस में
पब्लिक इंटरेस्ट में ये लिटिगेशन फाइल की जा सकती है, रिट फाइल की जा सकती है। इसके लिए एक फेमस केस आया था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई को कन्विक्ट है, ठीक है, और वो पोस्ट से भेज रहा है कोर्ट के पास उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन की हिबिस कॉर्पस की डिमांड कर रहा है, तो हम अलाउ करेंगे तो पोस्टल और पोस्ट और लेटर से भी ये रिट जो है फाइल की जा सकती है। कोई पर्सन खुद जेल में बंद है, उसे पता है उसके राइट के बारे में, हिबिस कॉर्पस की रिट के बारे में, वो जेल से कोर्ट को चिट्ठी लिख देता है तो कोर्ट उस चिट्ठी को एडमिट कर लेगी और उस पिटीशन को, रिट को सुनेगी। अब यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होता है। अगर आप एक लेटर से एक कोर्ट में जा चुके हैं, आप एक हाई कोर्ट में जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, अब आप दूसरे हाई कोर्ट नहीं जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आइडिया यही है कि ओरिजिनल जो भी रहेगा जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जो भी डिसीजन होगा, ओरिजिनल सूट होगा, वही रहेगा। आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो याद रखना, हिबिस कॉर्पस में अभी हमने पढ़ा था रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। तो इतना ही जानना है हमें हिबिस कॉर्पस के बारे में। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, जुडिशियल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब एक अगली जो रिट है वो है को वारंटो। को वारंटो लैटिन मैक्सिम है, फिर से इसका मतलब होता है बाय व्हाट मीन्स, किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे बैठे हैं, इस पोस्ट पे बैठे हैं। अब ये सबसे पहली चीज़ है, पब्लिक ऑफिस के लिए ही इशू की जाएगी, ठीक है, प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं की जाएगी। अब लेटर से कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है, कोई पर्सन IAS बन के बैठा है बिना UPSC एग्जाम क्वालिफाई किए, कोई पर्सन जज बन के बैठा है बिना जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई किए, तो ऐसे केस में उस पर्सन को वहाँ काम करने से रोका जा सकता है, रेस्ट्रेन किया जा सकता है फॉर एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड ही नहीं है। तो उसके लिए क्वो वारंटो की रिट जो है वो इशू कराई जा सकती है, बाय व्हाट मीन्स और बाय व्हाट अथॉरिटी आप इस पोस्ट पे बैठे हैं। अब ये आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर की सीट पे भी यूज़ की गई है। एक फेमस केस था BR गपूर केस, जयललिता केस के नाम से भी हम जानते हैं। 2011 में जयललिता के लिए भी मद्रास हाई कोर्ट में इस तरह की क्वो वारंटो की पिटीशन फाइल की गई थी और वहाँ पे पूछा गया था कि जब जयललिता मेंबर बनी, अभी है ही नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली की, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो वो CM बन के कैसे रह सकती हैं। तो ऐसे केस में मिनिस्टीरियल पोस्ट के लिए इशू किया गया है क्वो वारंटो, सरकारी पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए, पब्लिक ऑफिस के लिए तो इशू किया ही जाता है। अब यहाँ पे किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया, लेटर से ऐसे भी अपॉइंटमेंट चैलेंज होते हैं। कोई सरकार ने एग्जाम कराया, उस एग्जाम के थ्रू अपॉइंटमेंट्स ली, बाद में पता चला एग्जाम फेयर नहीं था, ठीक है, वहाँ पे फेयर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया था, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी क्वो वारंटो जो है वो यूज़ किया जा सकता है। लोग चैलेंज कर सकते हैं बाय एनी पर्सन। तो याद रखना, रिट नंबर 1 हमने देखा, हिबिस कॉर्पस, रिट नंबर 2 क्वो वारंटो, ये कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिस के केस में कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन इम्पैक्ट होना चाहिए। बाकी रिट में ध्यान रखने वाली बात है कि आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होने चाहिए, जो आगे हम रिट पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस रिट में आपके फंडामेंटल राइट नहीं भी इन्फ्रिंज हुए। अब जयललिता CM बने नहीं बने, आपके फंडामेंटल राइट इसमें क्या है, लेकिन जयललिता उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी, फिर भी वो CM बन के बैठी थी, तो यहाँ पे आप भी उस पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका राइट नहीं भी इन्फ्रिंज हुआ है तब भी आप क्वो वारंटो को फाइल कर सकते हैं। क्वो वारंटो के भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहली बात, वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, मतलब सरकारी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब ये नहीं कि रिलायंस है या फिर टाटा है, आप उसके लिए फाइल कर रहे हैं कि अरे ये पर्सन कैसे यहाँ पे डायरेक्टर बन के बैठा हो, बिल्कुल नहीं। पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, परमानेंट पोस्ट होनी चाहिए, नेचर ऑफ पोस्ट परमानेंट होनी चाहिए। एडहॉक पोस्ट के लिए ये नहीं होगा, एडहॉक पोस्ट तो होती कुछ समय के लिए हैं। मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए भी इशू किया जा सकता है और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं इशू होगा। ये निरंजन कुमार गोयनका केस में क्लियरली बोला था कोर्ट ने, बिहार का केस है, कि आप प्राइवेट पर्सन के लिए ये रिट हमसे नहीं इशू करा सकते। भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फैक्ट्री है, कोई उसका मालिक बन के बैठे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बात आती है पब्लिक ऑफिस की, सरकारी ऑफिस की, तो हाँ, एक प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का। जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तब तक हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर प्रोसीजर प्रॉपर है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है, हम इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तीसरी रिट होती है मैंडेमस, वी कमांड। अब मैंडेमस कहता है कि कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने के लिए फोर्स कर सकती है। अब देखो भाई, पब्लिक ऑफिसर का काम होता है पब्लिक सर्विस देना। अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम अटका हुआ है, ठीक है, कोई सरकारी काम है, आपने राशन कार्ड बनने दिया है, अब वो पब्लिक ऑफिसर आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। भाई आपका काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रहा होगा। राशन कार्ड नहीं बना तो फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रहा आर्टिकल 21 में। तो मैंडेमस में यही चीज़ें जो हैं वो फोकस की जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे कोर्ट जो है वो परफॉर्मेंस के लिए
रिट को डायरेक्शन देता है, ठीक है, ऑर्डर देता है। कोर्ट कहता है अपना काम करो, हम कमांड दे रहे हैं, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि अपना काम ठीक से करो। तो यहाँ पे कोर्ट एक परफॉर्मेंस के लिए एक मैंडेटरी या फिर एक मैंडेटरी परफॉर्मेंस के लिए रिट को फाइल करा लेता है या फिर रिट को एक्सेप्ट कर लेता है और रिट पे डिसीजन दे देता है। आइडिया बस यही है कि जिसकी जो पावर है, जो ड्यूटी है, उसको वो मिसयूज ना करे और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, ये बात याद रखने वाली बात है कि आपका जो राइट होना चाहिए वो पब्लिक राइट होना चाहिए। तो आप किसी पब्लिक ऑफिस में उस राइट को इन्फ्रिंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, मैंडेमस जो पर्सन इम्पैक्टेड है, जो कंसर्न पर्सन है, वही मैंडेमस फाइल करे। मतलब अगर मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा तो मैं ही मैंडेमस फाइल करूंगा, मेरे बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता। तो लीगल राइट भी मेरा होना चाहिए और वो लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए, ब्रीच्ड होना चाहिए, तभी मैंडेमस जो है वो मैं फाइल कर सकता हूँ। अच्छा, कोर्ट किन किन केसेस में, कोर्ट कहती है कुछ कंडीशन है मैंडेमस को इशू करने के। सबसे पहली बात है आपका लीगल राइट होना चाहिए और पर्सन की लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अब वो कहता है कि मेरे अंडर तो राशन कार्ड बनाने की अथॉरिटी नहीं है, या मेरे एंड से आपने मुझे राशन कार्ड सबमिट किया, मैंने अगले ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया, अब अगले ऑफिसर को देखो। तो उस पर्सन की लीगल ड्यूटी भी होनी चाहिए और आपका लीगल राइट भी होना चाहिए। ड्यूटी पब्लिक नेचर की होनी चाहिए, यानी सरकारी ड्यूटी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरी बात है, जिस दिन आपने वो पिटीशन फाइल की है, जिस दिन आपने मैंडेमस फाइल किया है, उस दिन एंटिसिपेशन में उस दिन वो ड्यूटी जो है वो इन्फ्रिंज्ड मानी जानी चाहिए। मतलब आज आपने अगर मैंडेमस के इस रिट को फाइल किया है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अभी आपने राशन कार्ड बनने दिया ही नहीं। आपको पता है इस ऑफिस में राशन कार्ड 20-20 दिन बनता नहीं, इसलिए आपने पहले मैंडेमस की रिट फाइल कर दी, फिर आपने फिर अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया। आइडिया ये है कि सबसे पहले आप लीगल राइट एक्सरसाइज करेंगे, फिर वो लीगल राइट ब्रीच होगा, फिर आप कोर्ट पे मैंडेमस में जाएंगे। यानी आप एंटीसिपेटरी इंजुरी के लिए नहीं जाएंगे, आप पहले से नहीं सोच के रख लेंगे कि अरे इस ऑफिस में तो राशन कार्ड बनता ही नहीं है टाइम से, पहले मैं मैंडेमस फाइल कर देता हूँ, फिर मैं राशन कार्ड की एप्लीकेशन दूंगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि पिटीशन के डेट पे आपका जो राइट है वो सबसिस्टेंट होना चाहिए और एंटिसिपेशन में आप नहीं फाइल कर रहे हो। एक्चुअल इंजुरी होनी चाहिए, यहाँ पे टर्म आता है एक्चुअल इंजुरी एंड नॉट द एंटिसिपेटेड इंजुरी। इसके बाद एक चीज याद रखना कि मैंडेमस जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए नहीं इशू किया जा सकता। कोर्ट में कई बार लोग गए कि गवर्नर के लिए मैंडेमस इशू कर दो, प्रेसिडेंट के लिए कर दो। कोर्ट ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके लिए हम ये चीजें इशू नहीं करेंगे। अगली जो दो रिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो जुडिशियल रिट्स हैं। पहली है प्रोहिबिशन, दूसरी है सर्चुरारी, ठीक है। तो पहली 3 रिट्स हमने देखी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिट्स थी। ये कंप्लीट जुडिशियल रिट्स हैं, ये जुडिशरी के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती हैं, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। जैसे हम देखें प्रोहिबिशन टर्म क्या कहता है, प्रोहिबिट करना, रोकना। अगर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट को इस मैटर पे डिसीजन नहीं देना, डिस्कशन नहीं करना, तो वो पहले से ही प्रोहिबिट कर देगा लोअर कोर्ट को कि आप इस पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कशन नहीं करोगे या ये पर्टिकुलर मैटर पे आप किसी भी तरह की जजमेंट नहीं दोगे। तो नो जजमेंट विल बी अलाउड ऑन सच मैटर्स, इसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन कब इशू किया जाता है? प्रोहिबिशन तब इशू किया जाता है जब हायर कोर्ट को लगता है लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कशन पे डिसीजन ना दे। क्यों नहीं दे? क्योंकि ये पर्टिकुलर मैटर उसके एक्सपर्ट एरिया का नहीं है, ठीक है। उस तरह का जज शायद वहाँ अवेलेबल नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जज को नहीं इस बारे में सोचना, नहीं इस पे हाथ लगाना चाहिए ऐसे मैटर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर कोर्ट जो है अपने एक्सेस में ना निकल जाए, इसलिए पहले से उसको प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं देंगे। ये बात करता है प्रिवेंटिव नेचर की, यानी आप देखिए पी से प्रोहिबिशन, पी से प्रिवेंशन। जैसे हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से ही प्रिवेंट कर दिया आपने कि यहाँ पे तो ये चीज़ अलाउड ही नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मैटर को ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से ही प्रिवेंट करके चलो जिससे जजमेंट आए ना। लेकिन व्हाट इफ जजमेंट आ गई, ठीक है, पहले प्रिवेंट नहीं किया था, जजमेंट आ गई, उसका भी एक टूल है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या हायर कोर्ट के पास। उसका क्या टूल है? सर्शरारी। सर्शरारी को अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है टू क्वैश कर देना, खत्म कर देना। जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आ गई है उसको क्वैश करके हटा देना, खत्म कर देना। ये इसका मतलब होता है सर्टिफिकेशन देना कि आपने जो डिसीजन दिया है, आपका जो जजमेंट आया, हम उसको सर्टिफाई नहीं करते, वो डिसीजन गलत है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं।
तो लेट अस से अगर हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट को लगता है लोअर कोर्ट ने रॉन्गफुल एक्सरसाइज किया अपने जुरिस्डिक्शन का, इस मैटर में तो उस कोर्ट को बोलना ही नहीं चाहिए था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन लगा रहा है महाराष्ट्र हाई कोर्ट पे, बॉम्बे हाई कोर्ट पे, या फिर गुजरात के किसी हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट पे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को क्वैश कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है और कहता है कि ये डिसीजन जो इस हाई कोर्ट ने दिया था, ये इस पर्टिकुलर कोर्ट ने दिया था, ये नल एंड वॉइड है, ये डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये सर्शरारी की रिट है। अब सर्शरारी की रिट याद रखिएगा, ये जो है मिनिस्ट्रियल ऑर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे नहीं इशू की जा सकती, ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल ऑर्डर्स पे इशू की जा सकती है। ठीक है, कुछ जुडिशियल बॉडीज पे या क्वासाई जुडिशियल बॉडीज पे सर्शरारी इशू की जा सकती है। तो ये क्योर वाला है, जैसे हमने प्रोहिबिशन के केस में देखा था। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो प्रोहिबिशन वाला है प्रिवेंशन और सर्शरारी है क्योर। सी से सर्शरारी, सी से क्योर, पी से प्रोहिबिशन, पी से प्रिवेंशन। तो जैसे हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब सर्शरारी में क्या हो रहा है कि भाई अब तो डिसीजन आ गया, इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, अब इसको क्वैश कर दो। प्रोहिबिशन में तो ऐसा कोई डिसीजन आने ही नहीं देते हम जिससे इंसल्ट हो या फिर जो कोर्ट के मैटर या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो अगर हम कब देखें कि कब सर्शरारी इशू किया जा सकता है, तब इशू किया जा सकता है जब हमें लगता है कि लोअर कोर्ट ने अपने एक्सेस में जुरिस्डिक्शन दे दिया, लोअर कोर्ट ने नेचुरल प्रिंसिपल के इंग्रेडिएंट को ब्रीच किया है, कॉन्सेप्ट को ब्रीच किया है, या फिर उसने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अगेंस्ट, यानी कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया जो भैया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अगेंस्ट है, मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन हो गया एक तरह से, या फिर कोई एरर कर दी है जजमेंट में, तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। तो रिट याद रखना कि सर्शरारी की रिट हमेशा ऑर्डर पास करने से के बाद दी जाती है, और प्रोहिबिशन की रिट में पहले ही प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ ये पांचों रिट्स आपको समझ में आई होंगी। इन रिट्स के बारे में हमें इतना ही जानना था। मिलेंगे अगले किसी जुडिशियल सीरीज के सेशन में और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।